दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 फीस की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंतर्गत क्लास 12 फीस का जो आपका पहला चैप्टर होता है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका पहला लेक्चर जो होता है वो ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करके उसे देख सकते हैं। और आज आपका लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस बार 30% की छूट नहीं मिलने वाली है। पूरा 100% सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग को इसीलिए अभी से तैयारी को स्टार्ट कर देना है, तभी आप लोग अपने उचित समय पर सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप लोग लेट करेंगे तो फिर आपका सिलेबस सही से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, और साथ ही में जितनी भी लेक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसे देख करके अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट्स वगैरह बनाते हुए चलिए। इसके अलावा अगर आप लोग को टॉपर पर ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चार्ज मात्र 100 रुपीज़ में है। इसके अंतर्गत आप लोगों को क्लास 12 फीस की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए पूरे साल की फीस मात्र 100 रुपीज़ रखी गई है, जिसके अंतर्गत आप लोग को इस प्रकार से कलरफुल नोट्स वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं मात्र 100 रुपीज़ में। तो जिसको भी ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इस साल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, तभी आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और हर एक टॉपिक को हम करा रहे हैं, किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ रहे, क्योंकि आपको पता होगा कि इस बार पूरा 100% सिलेबस आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हर एक टॉपिक को कराया जा रहा है, किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका जो लेक्चर नंबर फर्स्ट हुआ था उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों को पढ़ा था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे आप लोग जरूर जाकर के देखिएगा। और आज आपका लेक्चर नंबर 2 होने वाला, उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, उसकी अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने क्लास 12 जो फिजिक्स है उसका जो पहला चैप्टर होता है उसके अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले टॉपिक को क्लियर किया था वैद्युत आवेश। यानी कि हम लोगों ने सबसे पहले समझा था वैद्युत आवेश के बारे में, बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में समझा था वैद्युत आवेश क्या होता है। तो उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने इस टॉपिक के अंतर्गत समझा था। उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक इसमें था आवेश के प्रकार, यानी कि जो आपका वैद्युत आवेश होता है उसके कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने आवेश के प्रकार को समझा था। उसके बाद में फिर हम लोगों ने आवेश के मात्रक, आवेश का क्या था मात्रक, आवेश का मात्रक एवं विमा, मात्रक एवं विमा को समझा था। तो जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा आप लोग जरूर देखिएगा। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक समझा था लेक्चर नंबर फर्स्ट में, वो हम लोगों ने समझा था आवेशन की विधियों के बारे में, ठीक है। तो आवेशन की 3 विधियां थी जिसे हम लोगों ने पिछले वीडियोस में क्लियर कर लिया था। तो आवेशन की विधियां हम लोगों ने समझी थी, और उसी के साथ ही में हमारा जो लेक्चर नंबर फर्स्ट था वो समाप्त हो गया था, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले इसको समझिए। इसी के आगे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके अंतर्गत लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को, जैसे कि जो आपका आवेश होता है उसके कुछ मूलभूत जो आपके गुणधर्म होते हैं उसको समझने वाले। इसके अंतर्गत 2-3 आपके गुणधर्म है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और साथ ही में जितने भी एनसीईआरटी में चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कराई जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग मूलभूत गुणधर्म पढ़ने वाले हैं, किसका, आवेश का। मूलभूत गुणधर्म किसका, आवेश किसका पढ़ने वाले हम लोग, आवेश का मूलभूत गुणधर्म पढ़ने वाले। सबसे पहले 3-4 मूलभूत गुणधर्म है, जिसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। साथ ही में यहाँ से न्यूमेरिकल वगैरह बहुत आते हैं, तो उसको भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है। कूलाम का नियम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसको हम लोग पूरा अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से बताने वाले, ठीक है। तो यही आज का टॉपिक होने वाला लेक्चर नंबर 2 में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो आपका आवेश के मूलभूत गुणधर्म होते हैं सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे। उसके बाद फिर आपका कूलाम का जो नियम होता है उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना सभी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए। उसके अलावा अगर आप लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चार्ज मात्र 100 रुपीज़ है। पूरी फिजिक्स की तैयारी को कराई जाएगी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मात्र 100 रुपीज़ में। पूरे साल की फीस मात्र 100 रुपीज़ है। तो इसको ज्वाइन करना जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, और आपका जो लेक्चर नंबर 2 होता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। सेकंड में जो हम लोग आवेशों के कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्मों को पढ़ने वाले हैं, उसमें जो आपका सबसे पहला जो महत्वपूर्ण गुणधर्म है वो आपका है आवेश का संरक्षण, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसको हम लोग बताएंगे। इस प्रकार से नीचे दिया गया है कि इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो आवेश होता है उसको हम ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस हम लोग केवल कर सकते हैं तो एक चीज़ कर सकते हैं कि एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में केवल और केवल परिवर्तित कर सकते हैं। यानी ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आवेश को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं। केवल एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में हम केवल और केवल परिवर्तित कर सकते हैं, उसके अलावा हम लोग उसके उत्पन्न या नष्ट नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। यही आवेश संरक्षण का नियम है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि इस नियम
नियम के अनुसार एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे कि इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं हम लोग और ना ही नष्ट कर सकते हैं। केवल एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में केवल परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये आपका जो पहला टॉपिक है इसे आप लोग क्लियर कर सकते हैं, इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल सा है, इसे आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें जिसमें जो दूसरा पॉइंट है ये आपका है मूल आवेश, यानी कि मूल आवेश क्या होता है ये चीज़ आपको समझना है। तो किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है, यानी चीज़ आपको ध्यान देना है कि वह सबसे छोटा आवेशित कण या फिर कह सकते हैं वह सबसे छोटा कण जिस पर सबसे ज़्यादा न्यूनतम आवेश रह सकता है, उस आवेश को ही हम लोग मूल आवेश कहते हैं और इसे हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई से हम लोग इसे प्रदर्शित करते हैं। और अगर हम लोग बात करें तो किसी भी एक छोटे से या फिर कह सकते हैं सबसे छोटा जो आवेशित कण होता है जिस पर सबसे ज़्यादा न्यूनतम आवेश रह सकता है, वहाँ पर कितना आवेश रह सकता है, तो +-1.6×10⁻⁻19 कूलाम के बराबर आवेश रह सकता है। कितना है, सबसे न्यूनतम आवेश है जो किसी आवेशित कण पर रह सकता है, सबसे छोटा आवेश है जो किसी आवेशित कण पर रह सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मूल आवेश क्या होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है उसे मूल आवेश कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई भी आवेशित कण है उस पर जो सबसे छोटा सबसे न्यूनतम आवेश रह सकता है उस आवेश को ही हम लोग मूल आवेश कहते हैं। इसे हम लोग स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। और जो आपका मूल आवेश होता है उस पर क्या होता है चार्ज, +-1.6×10⁻⁹ कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे मूल आवेश के बारे में, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए काफ़ी अच्छे तरीके से, कोई भी इसमें डाउट नहीं होगा आप लोगों को। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, उससे फिर हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो आपका अगला पॉइंट है वो आपका है आवेश का क्वांटीकरण या फिर हम लोग परमाणुकता भी कहते हैं। ठीक है, तो यह आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता क्या होता है इसे अब हम लोग को समझना है। तो आप लोग बताओगे कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि जो आवेश होता है उसको हम लोग अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। किसी आवेशित कण पर जो आवेश होता है +-E +-2E +-3E के रूप में हो सकता है, लेकिन इसकी भिन्न के रूप में कभी नहीं हो सकता है। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण या फिर परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि इसको मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ कि जो आवेश होता है उसको अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हम लोग। और किसी भी आवेशित कण पर जो आपका आवेश होता है वो +-E के रूप में हो सकता है, +-2A के रूप में हो सकता है, +-3E के रूप में हो सकता है, +-4E के रूप में हो सकता है। इसी प्रकार से नियंत्रण होता जा सकता है, लेकिन इसके भिन्न के रूप में कभी नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए आपका इस प्रकार से नहीं हो सकता, किसी भी आवेशित कण पर जो आवेश होता है 2/3 नहीं हो सकता है, या फिर 3/2 नहीं हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि 5/2 नहीं हो सकता। इस प्रकार से भिन्न के रूप में कोई भी आवेश नहीं हो सकता किसी भी आवेशित कण पर। यही आवेश का जो होता है क्वांटीकरण या फिर हम लोग परमाणुकता इसे कह सकते हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो आपका अगला टॉपिक है, जो आपका आवेश का मूल गुणधर्म का जो आपका लास्ट जो आपका टॉपिक है वो आपका है आवेशों की योज्यता। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एडिंग ऑफ चार्ज। ये क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, किसी पदार्थ में कुल आवेश उस पर विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजीय के बराबर होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या लिखा गया है, किसी पदार्थ में कुल आवेश उस पर विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है यहाँ पर मैं आपको लिख करके समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपके पास एक यह पदार्थ है, ठीक है, इस पदार्थ है तो इसमें मान लीजिए कई सारे पॉइंट हैं। मान लीजिए इसमें क्या है, 4 पॉइंट है। ठीक है, और चारों पॉइंट पर अलग अलग आवेश उपस्थित है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है, QA आवेश उपस्थित है, यहाँ पर क्या है QB आवेश उपस्थित है, यहाँ पर क्या है -QC आवेश उपस्थित है, यहाँ पर मान लीजिए +QD आवेश उपस्थित है। इस प्रकार से आवेश उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि किसी पदार्थ में कुल आवेश, यानी कि पदार्थ में कितने आवेश हैं, 4 मान लीजिए आवेश हैं, तो उस पर विभिन्न भागों में उपस्थित जो आवेश है उसके बीजीय के बराबर होता है। यानी कि जो आपके जितने भी भाग हैं इसके अंतर्गत, यानी पदार्थ के अंतर्गत मान लीजिए 4 भाग हैं, चारों भागों में जो उपस्थित आवेश है उसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कुल आवेश के बराबर हो जाता है। यानी कि जो आपका टोटल जो आवेश आ जाएगा Q, जो आपका आ जाएगा टोटल Q, जो आपका आ जाएगा नेट Q जो नेट आवेश आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, अगर हम लोग QA + QB और यहाँ पर क्या है QC जो है माइनस में है तो QC + QD है, इन सभी को हम लोग अगर जोड़ देंगे तो आपका जो आपका आवेशों की योज्यता है वो आपकी आ जाएगी, यानी कि कुल आवेश आ जाएगा, नेट आवेश निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है कि कुल आवेश निकालने के लिए हम लोग को
सारे जितने भी आवेश उपस्थित हुए किसी पदार्थ में, उन सभी को हम लोग जोड़ देंगे तो आपका आवेशों की योज्यता निकल करके आ जाएगी, यानी कि नेट आवेश निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। उसके फिर हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो जो यहाँ तक जो आपका था आवेशों के जितने भी आपके महत्वपूर्ण गुणधर्म थे, वो सारे गुणधर्मों को हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग समझने वाले हैं, क्या समझेंगे हम लोग, अब हम लोग पढ़ने वाले कूलाम का नियम, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले आप लोग इन सभी चीज़ों को नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे कूलाम के नियम की ओर। तो सबसे पहले आप लोग आवेश का संरक्षण नोट कर लीजिए, फिर आप लोग मूल आवेश को नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आप लोग आवेश का क्वांटीकरण या फिर परमाणुकता जिसे हम लोग कहते हैं उसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, और लास्ट में आप लोग नोट करिए आवेशों की योज्यता। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग कूलाम के नियम की ओर बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम, जो कि आपका इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने के लिए। पूरा एकदम अच्छे तरीके से मैं आपको लिख करके लेकर आया हूँ, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा केवल पढ़ने से ही, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझा भी दूंगा अच्छे तरीके से। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। तो हम लोग बताएंगे कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, जो वैद्युत बल होगा इन दोनों आवेशों के बीच का, वो आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, ठीक है। उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक लाइन को पढ़ेंगे और साथ ही में फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, दो स्थिर बिंदु आवेश दिए गए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक ये बिंदु आवेश हो गया, एक यहाँ पर मान लीजिए एक और बिंदु आवेश में बना लेता हूँ। इस बिंदु आवेश का अगर मैं मान लूँ नाम रख दिया जाए Q1, और इस बिंदु आवेश का मैंने नाम रख दिया Q2, ठीक है। के बीच में लगने वाला जो वैद्युत बल है, यानी कि जो आपका लगने वाला वैद्युत बल F है, वो कैसा हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। अब ये आकर्षण कैसे हो सकता है, अगर मान लीजिए ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि समान चार्ज जब होते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर यहाँ पर एक माइनस का चार्ज है, यहाँ पर एक प्लस का चार्ज है, तो कैसा होगा, आकर्षण बल लगेगा, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जो आपके समान आवेश होते हैं वो दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जो विपरीत आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये मानने वाली बात है, जो भी अगर यहाँ पर मान लीजिए प्लस चार्ज होगा, यहाँ पर माइनस चार्ज होगा, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और यहाँ पर अगर दोनों में प्लस प्लस चार्ज होगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी चार्ज हो सकता है, तो यहाँ पर कोई भी आकर्षण बल लग सकता है, प्रतिकर्षण लग सकता है, फिर आकर्षण लग सकता है, कोई भी यहाँ पर लग सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ लेना है ऐसे ही। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या है, यहाँ पर लिखा गया है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या है, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि जो आपका कह सकते हैं कि जो दोनों आवेश दिए गए इनके क्या करना है, हमको गुणनफल कर देना, यानी कि इनके जो परिमाण है, यानी कि Q1 और Q2 जो है इनका हम लोग गुणनफल कर देते हैं, तो किसके अनुक्रमानुपाती हो जाता है, F के अनुक्रमानुपाती हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहली जो लाइन थी वो आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट क्या दिया गया था, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जो F है आपका वो क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी, मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R मान लेते हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, मान लीजिए R है, तो R का हम लोग क्या कर देते हैं, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। इसको मान लीजिए हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और उसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से अगर हम लोग इसको करेंगे तो क्या निकल करके आ जाएगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा, R² निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो यही क्या करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग हटाएंगे, यानी कि जो आपका अनुक्रमानुपाती है इसको हम लोग हटाएंगे तो क्या निकल करके आएगा, F की जगह पर, यानी कि जो आपका ये है अनुक्रमानुपाती को जब हम लोग हटाएंगे तो इसके जगह पर क्या निकल करके आएगा, K निकल करके आ जाएगा, यानी कि K लिख देंगे यहाँ पर, और फिर क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपान में R²। यही क्या है, यही आपका कूलाम का नियम है। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और भी बताना चाहता हूँ, K के स्थान पर अगर हम लोग चाहें तो K के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपान में R²। इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं। और अगर हम लोग चाहें तो K के स्थान पर ये चीज़ ना लिख करके कुछ और भी चीज़ यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान में R² भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आपका निकल करके आ जाएगा, F बराबर क्या निकल करके आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R²। और इस प्रकार से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, F बराबर
9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि के स्थान पर अगर हम लोग यहाँ पर बताना चाहें तो जो आपका के होता है, के के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की घात 9, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने जो आपको समझाया, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल व आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए दो बिंदु आवेश कौन है, Q1 Q2 हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है, R है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर यही चीज़ लिखी गई है कि माना कि Q1 व Q2 आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, यानी कि Q1 और Q2 आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं, तब इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखेंगे F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका ये जो R है, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, R है, ठीक है। उसका हम लोग क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। तो क्या निकल कर आ जाएगा, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 बना लेंगे, और समीकरण 1 और 2 से हम लोग यहाँ पर निकलेंगे कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान में R²। जो हम लोग इसको हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। जो आपका K होता है आपका परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक होता है। इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देखेंगे वायु अथवा निर्वात के लिए हम लोग K के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट को हम लोग वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग K की जगह पर क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, तो इस प्रकार से आपका फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R²। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें आगे कि अगर हम लोग पुनः वायु अथवा निर्वात के लिए K की जगह पर अगर हम लोग ये चीज़ ना लिख करके 9 गुणे 10 की घात 9 लिखें, जिसको अगर हम लोग इसका मात्रा की बात करें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर में कूलॉम स्क्वायर होता है, तो क्या फॉर्मूला निकल करके आएगा, तब फॉर्मूला निकल करके आएगा F बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 अपान में R², ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग बात करें, जो हमने फॉर्मूले देखे वो आपका कैसे थे, वायु अथवा निर्वात के लिए फॉर्मूले हम लोगों ने यहाँ पर देखे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो टॉपिक है इसके अंतर्गत हम लोग उसको समझ लेते हैं। कूलाम का नियम जो था यहाँ तक था, आप लोग समझ गए होंगे पूरी तरीके से। अब इसको आगे हम लोग किस प्रकार से बढ़ाएंगे उसके अब हम लोग समझने की बारी है। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा, अभी तक हम लोगों ने जो आवेश लिए थे कैसे थे, वायु अथवा निर्वात के लिए हम लोगों ने लिए थे, ठीक है। यदि हम लोग दोनों बिंदु आवेश किसी कुचालक माध्यम में उपस्थित हों तो फिर क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा, वो हम लोग को समझना है। कुचालक माध्यम क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपका कागज हो गया, मोम हो गया, कांच हो गया, तो सारे कैसे हैं, कुचालक माध्यम है, ठीक है। तो F मीडियम बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग K आ जाएगा। K क्या होता है, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है, ठीक है। और बाकी आगे का फॉर्मूला होता है Q1 Q2 अपान में R² होता है, ठीक है। इसको अगर हम लोग समीकरण नंबर 4 मान लें तो समीकरण नंबर 3 और 4 से क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 यहाँ पर आप लोगों ने देखा था। समीकरण नंबर 3 का मतलब क्या था, वायु अथवा निर्वात में जब आपके बिंदु आवेश उपस्थित हों तो ये आपका क्या हो जाता है, समीकरण नंबर 3 होता है। F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R² होता है, ठीक है। तो समीकरण नंबर 3 से और 4 से हम लोग क्या करेंगे, F अपान में एफ एम हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एफ का जो फॉर्मूला था मैंने आपको बताया था अभी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R²। और एफ एम का फॉर्मूला जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R² होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो सारी चीज़ें कट जाएंगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, Q1 Q2 अपान में R² से Q1 Q2 अपान R² कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एफ अपान में एफ एम बराबर क्या बचेगा, केवल और केवल के बचेगा, ठीक है। के आप जानते हैं क्या होता है, के आपका होता है परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एफ बराबर के एफ एम, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं ई नॉट जो आपका होता है, जैसा कि आप लोग फार्मूला लिखते हैं, कूलाम का नियम का जो फार्मूला होता है, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R²। इस प्रकार से आप लोग फॉर्मूला लिखते हैं ना। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसका आंकिक मान क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका बीमे सूत्र क्या होता है, अब हम लोग ये समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट होता है, ये एप्सिलॉन नॉट जो आपका होता है, इसका जो आंकिक मान होता है वो 8.85 × 10⁻⁻12
कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये आप लोगों को समझना ये है कि ये जो आपका मात्रक निकल करके आया है, मात्रक किस प्रकार से आप लोग निकालेंगे। तो यहाँ की जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फॉर्मूला लिखा गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ठीक है, तो यह बराबर ये होता है। ठीक, इस प्रकार से है। तो आप लोग को एप्सिलॉन नॉट का निकालना क्या है, मात्रक। मात्रक निकालने के लिए आप लोग एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले आएंगे तो क्या बचेगा इधर 1/4 पाई, और जो आपका F होता है F यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा तो ये बचेगा क्या Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। तब अब आप लोगों को निकालना क्या है, मात्रक निकालना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं Q1 Q2 यानी कि 2 बार यहाँ पर आपका Q आया है, तो इस प्रकार से यहाँ से क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा अपान में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर है। तो R स्क्वायर जो होता है यानी कि दूरी होती है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, मीटर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और F क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इस प्रकार से आपका हो गया C स्क्वायर यानी कि कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से क्या हो गया, मात्रक निकल करके आ गया। अब यहाँ पर क्या दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है, बीमीय सूत्र। अब इसका बीमीय सूत्र किस प्रकार से आप लोग निकालेंगे, तो बीमीय सूत्र निकालने के लिए आपको इसका क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मात्रक। इस प्रकार से आपको मात्रक पता है तो आप लोग बीमीय सूत्र इसका आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि कूलाम का जो कह सकते हैं कि जो आपका आवेश होता है उसका जो बीमीय सूत्र होता है वो 80 होता है। तो यहाँ पर C स्क्वायर है यानी कि 2 बार है, तो आप लोग क्या बताएंगे, A स्क्वायर और T स्क्वायर। इस प्रकार से हो गया। ठीक है, 80 स्क्वायर इस प्रकार से भी आप लोग कर सकते हैं। तो अपॉन में क्या है, न्यूटन का क्या होता है बीमीय सूत्र, आप लोग को पता होगा ml T⁻²। ठीक है, और m स्क्वायर है यानी कि मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर का जो बीमीय सूत्र होता है वो मीटर का L होता है यहाँ पर, लेकिन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग उसको आगे किस प्रकार से करेंगे वो आपको समझना है। तो m जो है हम लोग को इसको ऊपर लेकर के जाना है। तो m है नीचे है, तो यहाँ पर क्या है, प्लस में है, ऊपर जाकर के माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, m-1। ठीक है, l क्या है, l भी नीचे प्लस में है और जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या है, L स्क्वायर और यहाँ पर L है, यानी कि ऊपर जाकर के कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, L⁻³ हो जाएगा। फिर बचा क्या, T है, तो T माइनस में है नीचे। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ऊपर भी 2T है यानी कि T⁻2 है, तो क्या हो जाएगा, T⁻4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, केवल A स्क्वायर, तो A स्क्वायर का A स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका बीमीय सूत्र निकल करके आ गया। तो जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, m⁻⁻1 L⁻³ T⁻4 और A⁻2 होता है। ठीक है, तो बीमीय सूत्र आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से आपको निकालना है। तो बीमीय सूत्र निकालने के लिए आपको मात्रक पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और मात्रक होता है इसका कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भी मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से आप लोग इसका मात्रक निकालेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ लेनी है। अब आपको यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और कूलाम को नियम को समझने के लिए ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कुछ बातें होती हैं ऐसी जो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना होता है इस कंडीशन में, तो आपको पता होना चाहिए। नोट पॉइंट में जो आपका पहला पॉइंट दिया गया है कि माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ने पर वैद्युत बल कम हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब हम लोग माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ाते हैं तो जो वैद्युत बल होता है वो कम हो जाता है। सेकंड पॉइंट में दिया गया है कि वैद्युत बल की प्रकृति आकर्षणात्मक अथवा प्रतिकर्षणात्मक हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जैसे कि मान लीजिए 2 आवेश जो हम लोगों ने ले रखे थे बिंदु आवेश, उसमें अगर आपका जो पहला आवेश है ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो इस दोनों के बीच में जो आपका कह सकते हैं वैद्युत बल होगा वो कैसा लगेगा, वो आपका प्रतिकर्षणात्मक लगेगा। यानी कि जब समान आवेश होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसीलिए कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षणात्मक बल लगेगा। ठीक है, और वहीं पर अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है, ठीक है, तो कैसा बल लगेगा, तो इन दोनों में आकर्षणात्मक बल लगेगा, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि वैद्युत बल की प्रकृति आकर्षणात्मक अथवा प्रतिकर्षणात्मक होती है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी आप लोग समझ गए होंगे। अब तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट दिया गया है कि यदि दोनों आवेशित कणों को स्पर्श कराकर हटा लिया जाए तो दोनों पर आवेश की मात्रा जो होती है समान हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए 2 बिंदु आवेश हम लोग ले रहे हैं, तो अगर हम लोग दोनों कणों को परस्पर आपस में स्पर्श कराकर हटा लें तो जो आपका आवेश होता है वो दोनों कणों पर समान हो जाता है। अतः इस प्रकार से बता सकते हैं Q1 = Q2 हो जाता है, यानी कि Q1 + Q2 अपान में 2 हो जाता है। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। फॉर्मूला भी है ये, किस प्रकार से आप लोग को निकालना है कि दोनों मतलब कि कणों पर समान आवेश, तो इस प्रकार से आप लोग इसका बता सकते हैं। इसे आप लोग नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है आपका, इसे भी आप लोग को ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट इसमें दिया गया है नोट पॉइंट में कि यदि दोनों आवेशों के बीच का माध्यम कोई धातु हो तो के बराबर इनफाइनाइट होने के कारण उनके बीच जो आरोपित बल होता है वो शून्य हो जाता है। यानी कि अगर हम लोग दोनों आवेशों के बीच का जो माध्यम है अगर धातु लेते हैं तो उनके बीच जो आपका आरोपित बल होता है वो शून्य हो जाता है। ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। इसमें जो आपका पांचवा पॉइंट है वो आपका है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर में जो आपका एप्सिलॉन नॉट के यानी कि जो आपका यहाँ पर दिया गया एप्सिलॉन नॉट के, इसके स्थान पर हम लोग एप्सिलॉन केवल एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, जहाँ पर जो आपका एप्सिलॉन होता है वो परावैद्युत की
विद्युतशीलता होती है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो आपका एप्सिलॉन होता है परावैद्युत की विद्युतशीलता होती है। और वहीं पर हम लोग बात करें नीचे वाले नीचे इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं के बराबर क्या हो जाता है एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। और जो आपका एप्सिलॉन होता है वो परावैद्युत की विद्युतशीलता होती है, और जो आपका एप्सिलॉन नॉट होता है वह होता है निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी पॉइंट थे, जितने भी चीज़ें थी समझने लायक, उन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ा गया है। कूलाम का जो नियम होता है वो पूरी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही में वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण वीडियो को जानने के लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।